अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एसआईएफसी की, जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और इसके मुतल्लिक जो मसाइल और इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स जो हो सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। पहले इस पे समझना होगा कि एसआईएफसी है क्या चीज़। अब इसका एक ब्रेक डाउन आपको बेसिक समझाते हैं। एसआईएफसी जो है वो एक सिंगल विंडो या वन विंडो इन्वेस्टर ऑपरेशन है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया, और उसका मकसद ये है कि जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन डीलिंग विद प्रोविंसेस इंडिविजुअली या व्हेन डीलिंग विद द गवर्नमेंट या व्हेन ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, तो उनको जो है उन कोलैबोरेशंस को स्पीड अप करके वन पेज पे सारी हुकूमत जो है वो ऑपरेट करे। अब इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, यानी फिलहाल जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इसके चेयरपर्सन हैं। इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन फेडरल और हर सूबाई हुकूमत से आती है और मिलिट्री इदारों से भी आती है, कि एक होलिस्टिक गवर्नमेंट अप्रोच है और इसके अंदर हर लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक सर्टन मिनिस्ट्री का बंदा जो है वो उस मिनिस्ट्री से मुतल्लिक इन्वेस्टमेंट्स को देख रहा है, तो फिर वो एसआईएफसी में भी बैठा होगा, यानी मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री फॉर एनर्जी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर्मी का इसके अंदर सबसे सिग्निफिकेंट रोल है इस नए काउंसिल के अंदर, और आर्मी चीफ जो है वो एपेक्स मेंबर है कमेटी के, और अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर। और ये लॉजिक जो दी गई है इसकी, वो ये दी गई है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की जो रुकावटें हैं, ख़ासतौर पे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो पाकिस्तान के ओवर लेजिस्लेशन और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही मुश्किल है उसके लिए ना, कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे। और दूसरा मसला ये है कि फ़ौज की इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों रखी गई है एसआईएफसी के अंदर, क्योंकि कंप्लेंट जी ये आती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से कि हम एक डील करते हैं, हम कोई सॉवरन गारंटीज लेते हैं, और जो है वो अगली हुकूमत आके तोड़ देती है और ये सारे मसले हो जाते हैं। अगेन मैं इसमें तफसील में नहीं जाता कि कौन सॉवरन गारंटीज को वायलेट करता है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन ये काम करता रहा है, बट बहरहाल ये एक्सक्यूज इस्तेमाल किया गया क्योंकि फ़ौज एक कंसिस्टेंट इदारा है पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिसी वाइज एक जनरल सिमत में चलता रहता है। हालांकि ये हिस्टोरिकली, मतलब ये हिस्टोरिकल बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फ़ौज भी हमारी पॉलिसी चेंज करती है वीज़ावी कश्मीर, वीज़ावी इंडिया, वीज़ावी अफ़गानिस्तान। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल में वीज़ावी पैलेस्टाइन हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर ली हुई है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट वो एक रिलेटिव कंसिस्टेंसी जो आपको कोट एंड कोट मिलती है डीप स्टेट की, वो बनिस्बत एक फिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट के, तो वो उसकी प्रेफरेंस के लिए ये क्लेम की जा रही है। मैं नहीं कह रहा कि एक्चुअल एफडीआई भेजने वाले प्राइवेट बिजनेसेस ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये हमारी हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमें क्यों बनाना पड़ा है एसआईएफसी। अब एसआईएफसी के पास क्या अथॉरिटी है कि वो रेगुलेटरी जो भी बॉडीज़ हैं, मिसाल के तौर पे अगर रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो तो मुतल्लिका एलडीए, टीएमए, कोई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट किसी को भी वो तलब करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अगर रियल एस्टेट की बात करें स्पेसिफिकली, किसी और अथॉरिटी में तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट जो आएंगे सारे, वो उनको भी तलब कर सकती है। किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, कोई भी गवर्नमेंट डिवीजन से वो बंदा बुला सकते हैं। किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अगर डिले किया जाए किसी भी नेसेसरी लाइसेंस के अंदर, किसी भी सर्टिफिकेट के अंदर, किसी भी परमिट के अंदर, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, उसके मावरा एक इदारा बनाया है उन्होंने, और वो फॉरेन डायरेक्ट जो सरकारी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कोट एंड कोट पाकिस्तान के लिए जो लोग मरे जा रहे हैं करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के अंदर वो अबव द लॉ है अगर वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल इनपुट करता है इस एसआईएफसी मॉडल के तहत। तो ये इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब तनकीद जो है वो पीडीएम के ऊपर ज़्यादा की जाती है कि पीडीएम ने किया। इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीएम, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सब मुजरिम है इसके अंदर, कि उन्होंने एक और इकोनॉमिक टूल क्रिएट कर दी जिससे हमारी मिलिट्री स्टेट जो है वो मज़ीद एक कंट्रोल करेगी हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल को। लेकिन यहाँ पे ज़िमनी तौर पे कहना लाजमन है, क्योंकि एक न्यूट्रलिटी की खातिर और एक फेयरनेस की खातिर, के इमरान खान साहब ने भी एक ऐसा एक इदारा बनाया था अपनी टेन्योर के अंदर, उसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और उसके हेड उन्होंने फॉर्मर चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को लगाया था। अब सवाल ये बनता है कि जावेद बाजवा साहब या जो चीफ आर्मी स्टाफ है उनका डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है। जिस तरह कि आज हम सैयद आसिम मुनीर चीफ साहब से पूछ सकते हैं कि सर आपका क्या ताल्लुक है एसआईएफसी के साथ, यानी एक चीफ आर्मी स्टाफ का क्या काम है कि वो सॉवरन गारंटीज दे। यानी इसके अंदर एक बहुत बड़ी एडमिशन ऑफ गिल्ट है। मिसाल के तौर पे पहले जिस उन्होंने बता दिया कि पीटीआई वालों ने भी एक ऐसा कारनामा किया था, ऑल्दो वो एक जनरल ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा है, यानी उन्होंने कोई यूनिकली या कोई नई रकम नहीं दास्तान की थी। ये मुशर्रफ ऑनवर्ड्स एक जनरल ट्रेंड है जहाँ पे मिलिट्री की जो परमानेंट
जिसको डॉक्टर आयशा सिद्दीका वो मिल बिज कहती होती हैं, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड या मिलिट्री बिजनेस सेटअप जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो रैंप अप ही करता जा रहा है। एग्जिस्ट तो ये अजल से ही करता है, 1950 से 60 से ही करता है, बट जिस स्कोप एंड स्केल पे अभी आज आ गया और SIFC की शक्ल में आ गया, तो ये अनइमेजिनेबल था। और इसके अगर गुनहगार हैं तो वो सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी है इस वक्त, क्योंकि वो सिविलियन गवर्नमेंट से, सो कॉल्ड अनइलेक्टेड, सेमी इलेक्टेड, पार्शली इलेक्टेड, जो आप उनको मर्जी कहना चाहें, बट वो सिविलियन गवर्नमेंट से, कोट एंड कोट। तो ये फेलियर है उनका, PTI ने भी इसमें। लेकिन यहाँ पर जो बात करनी होगी कि एक बहुत ब्लेयरिंग और ऑब्वियस एडमिशन ऑफ गिल्ट है, यानी इसके अंदर एक खुद एतराफ़ जुर्म का भी पहलू है कि फ़ौज कह रही है हाँ हम एक परमानेंट स्टेट हैं जो परमानेंटली इस मुल्क के अंदर एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी लेके चलते हैं, लिहाजा हम सॉवरन गारंटीज दे सकते हैं और एक्सपर्टाइट करवा सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिजनेसेस को, के इन्वेस्टर्स को। ये अब यानी दो धारी तलवार है। अगर एक तरफ आप ये बात मान रहे हैं कि हम मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और ये काम करने के लिए तैयार हैं, बट ये एडमिशन है इसके अंदर कि एक्चुअली हम ही हैं जो ये काम कर सकते हैं, बिकॉज हम बाकी सारों को रोके बैठे हुए हैं इस काम से, या चले हम कहते हैं वो इनकेपेबल हैं करने के लिए। तो एक बहुत ग्लेयरिंग और ऑब्वियस एडमिशन ऑफ गिल्ट है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमारी मिलिट्री, हमारी पब्लिक इकोनॉमी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितना डीपली इन्वॉल्व है और कितना डीपली उसको कंट्रोल करती है। तो ये जो एडमिशन ऑफ गिल्ट है, अब मतलब ये ना सिर्फ इतना ग्लेयरिंगली ऑब्वियस है और मतलब एक एम्बैरेसिंग हद तक है कि अब इस पॉइंट पे मेरे ख्याल में एक हड़रामी भी आ चुकी हुई है हमारे मुल्क के अंदर। हमारी अवाम जो है वो एक्सेप्ट कर चुकी हुई है इस चीज़ को, हमारी पॉलिटिकल क्लास इस चीज़ को सर तस्लीम खम हो चुकी हुई है। कोई ऐसा नाकिद नहीं मौजूद जो सो कॉल्ड इमरान खान साहब और PTI जेल के अंदर भी मौजूद है। माजरत के साथ आपका दुख दर्द एक जगह है, लेकिन आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस की हद तक और यही हद तक कहते हैं कि हाँ यार सिविलियन सुप्रीमेसी अप अंटिल हमें डीप स्टेट जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। अब अगेन एक बहुत फैंटेस्टिकल बात हो गई है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो डीप स्टेट के बगैर अभी ऑपरेट कर रहा है, ये हकीकत है। लेकिन मुसलमानों को और जिस वजह से हमने ये मुल्क हासिल किया था, हमें जेब नहीं देता ये कि हम एक डीप स्टेट के साथ ऑपरेट करें जो कि एक सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस बेस्ड और एक अग्रेशन और वायलेंस बेस्ड एक हुंटा को चलाएं, एक निज़ाम को चलाएं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके। हमने कलमे के नाम पे ये मुल्क हासिल किया था। यहाँ पे इंसानी हुर्रियत की वो मिसाल कायम हो जानी चाहिए थी कि जो दुनिया देख के उसको मेरे ख्याल में विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वो इस्लाम के निज़ाम के सामने सर तस्लीम खम हो जाता। लेकिन हम वो नहीं किया, हम फेलियर्स हैं, ये पहले हमें मानना पड़ेगा। वी आर फेलियर्स। हम एक जमहूरियत नहीं बना पाए, हम एक इस्लामी निज़ाम यहाँ कायम नहीं कर पाए। और इसकी मैं आपको एक सबसे ग्लेयरिंग मिसाल देना चाहूँगा, वो ये हमारी एक ये फैक्ट रिपोर्ट है। इसका SIFC से कोई ताल्लुक नहीं है, बट इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद SIFC। वो ये क्या है, 4 नवंबर 2024 को बोथ हाउसेज इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री और वो सारा के अमेंडमेंट टू द आर्मी एक्ट ऑफ 1952, यानी 1952 का जो आर्मी एक्ट था उसमें एक अमेंडमेंट कर दी जिसने एक्सटेंड कर दिया कि चीफ की जो टेन्योर होना चाहिए वो 3 से बल्कि 5 साल हो जाना चाहिए। उन्होंने एक और रिमूवल किया, लिमिट ऑफ 64 एज बीइंग रिटायरमेंट एज, यानी एक उम्र का तकाजा भी जो था इशू वो खत्म कर दिया और दूसरा जो चीफ का टेन्योर है वो भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब उमर अयूब साहब क्या कहते हैं, PTI के जो उमर अयूब साहब हैं, कि ये बुलडोजिंग थी पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसेस की। क्यों? क्योंकि ये बिल सेनेट में और पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, ये 16 मिनट के अंदर क्लियर हो गया किसी डिबेट के बगैर, यानी यूनैनिमस अक्रॉस द बोर्ड क्लियरिंग हुई, यूनैनिमस अक्रॉस द बोर्ड क्लियरिंग हुई। तो अब इसका क्या मतलब है कि 2022 के नवंबर से जो शुरू हुई चीफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर वो 2027 तक चलेगा। नंबर 1, ये असूली अब हो गया, यानी 5 साल वाला जो हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अब चूंकि उनकी उम्र का वो इशू ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो अब ये पोटेंशली मज़ीद 5 साल जो कि एक्सटेंशन मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड कायम हो गया कि हासिल हो ही जाती है हमारे यहाँ चीफ के लिए, वो एक्सटेंशन लेके ये 2032 तक का मामला बन जाएगा। यानी कि आज 2025 में हम खड़े हैं तो 2032 तक आपको पोटेंशली सैयद आसिम मुनीर साहब ही हमारे चीफ मिलेंगे। ये किस मुल्क में होता है दुनिया के? ये कौन सी बनाना रिपब्लिक है? ये कौन सा हम कैंगरू कोर्ट और कैंगरू पार्लियामेंट चला रहे हैं यहाँ पे? नो इंसल्ट टू द चीफ, नो इंसल्ट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी, बट पाकिस्तान हैज़ बिकम अ जोक। ये सब लतीफ़े की बातें बन चुकी हैं। अब एक्सक्यूज़ क्या होगा? देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सक्यूज़ बाय द वे। 70s में एक्सक्यूज़ था कि सोवियत इन्वेजन आ रही है तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, तो
मुझे जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ नॉट प्लेइंग बॉल विद द अमेरिकन एंड ब्ला 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 ब्ला। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। 90s में क्या था कि जी कारगिल का बहुत बड़ा डिबाकल हुआ है, वो सारा सिविलियन गवर्नमेंट की गलती थी, नवाज शरीफ इज दिस एंड दैट एंड ये वो, और अमेरिका के लिए ब्ला 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 बड़ा प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, मुशर्रफ आ गया। एट ऑल टाइम्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज एंड देयर इज नेवर एन एक्सक्यूज फॉर डेमोक्रेसी। कभी ये बहाना नहीं मुझे मिला कि बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया मुल्क में, हमें जमहूरियत की हमें डबल डाउन करना पड़ेगा इलेक्शंस के ऊपर और पार्लियामेंट्री प्रोसेस के ऊपर। ये हमेशा एक्सक्यूज स्ट्रॉन्ग मैन के लिए होता है कि हमें इस वक्त ना वी नीड लीडर, और वो एक्सक्यूज जो है वो बलूचिस्तान है। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, BLA मेरे ख्याल में चंद घंटों की मार है अगर हमारी स्टेट चाहे, अगर हमारी रियासत चाहे इस मामले को सुधारने के लिए। अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक अफेयर्स जो हैं एंड सब्सिक्वेंटली TTP की जो शरारत है वो भी चंद मनूवर्स की मार है, कुछ मिलिट्री एक्शन, कुछ डिप्लोमेसी और कुछ लेन देन अफगानिस्तान के साथ, ठीक है ना जी। तो ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो मैं डीप रूटेड सेंटिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो डीप रूटेड सेंटिमेंट्स बलोच और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो कौमियत के अंदर जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के लिए, वो टाइम लगेगा ठीक करने के लिए। मैं वो नहीं बात कर रहा, मैं इंसर्जेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं मिलिटेंसी की बात कर रहा हूँ। वो बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला, ये मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन नहीं, एक एग्जैजरेटेड एक हमने एक इतना बड़ा पहाड़, अब अफगानिस्तान ने डिनाई कर दिया, हमने कहा कि अफगानिस्तान में ये जो अटैक हुआ जाफर एक्सप्रेस का, इसके वो ताने बाने वहाँ मिलते हैं, वो कह रहे हैं यार हम नहीं कर रहे, हमारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारे ये पंगे करें। एक यानी मैं मिसाल देता हूँ, एक हमने भी क्लेम किया, अमेरिकन ने भी क्लेम किया कि तालिबान ने मिल के ISIS खुरासान के साथ हमला करवाया जब अमेरिकन सोल्जर काबुल से भाग रहे थे आखिरी दिन पे। मुझे बताएं ये किस किताब में अकल में बात बैठती है आपकी कि तालिबान जो मुल्क आज़ाद हो गया, वो बाजियाब हो गया और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं अमेरिका के एग्जिट को, यानी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वही प्रोवाइड कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि ISIS आगे पे हमला कर दे। ISIS जो एग्जिस्टेंशियल दुश्मन तालिबान का, एग्जिस्टेंशियल दुश्मन तालिबान का, अहले तशय्युई और दूसरी माइनॉरिटीज़ को इतनी सख्ती नहीं करता तालिबान जितनी अहले हदीस, सलफ़ी हज़रात और ये जो ISIS वाली सोच के लोग होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम ये क्लेम कर रहे हैं, हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त। सो एक इतना सीरियस मसला अगर क्रिएट हो जाए अफगानिस्तान, ईरान, पोटेंशली बलूचिस्तान और खैबर के साथ, तो किसी ने नहीं कहना कि यार इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। सब ने कहना बनाओ ऐसा FC अवार्ड प्रोग्राम, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आओ, 10 बिलियन वहाँ से, 20 बिलियन वहाँ से, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। यानी एक क्राइसिस की सिचुएशन अगर क्रिएट कर ली जाए तो हमेशा लोग स्ट्रॉन्ग मैन के लिए जाते हैं। ये SIFC का मंतक है, ये एक्सटेंशन का मंतक और लॉजिक है। माजरत के साथ ये इस पूरे प्रोसेस का वो लुबे लुबाब है कि यू क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पे लोग मजबूर हो जाएं और वो ये करें। बहरहाल हम SIFC की बात करते हैं, मैं ठिल पड़ा साइड पे, ये गलत है, हमें उसको वापस एड्रेस करना चाहिए। SIFC तो ये मसाइल आपने एक असेसमेंट ले ली कि यार काम बहुत स्लो होता है, हमें फास्ट करना है यार। और इस तरह लाउंज में, ड्राइंग रूम में कहते हैं कि चाइना के अंदर बेटा जब वो दूध में मिलावट करते हैं उनको गवर्नमेंट आती, कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, वो शूट कर देती है फैक्ट्री वालों को। मुबारक हो, आप फैशिज्म के अंडर रहते हैं। मतलब ये क्या, ये सोच ये हमारी पूरी कौम में टॉप डाउन है। और मैं आपको यकीनी बात बताता हूँ, SIFC बना के हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, वो कहते हैं सर मास्टर स्ट्रोक है सर, यही तो चीज़ है सर। मैं आई एम कन्विंस्ड, क्योंकि हमारी कौम के अंदर ये सोच है कि चाइना में जब वो करते हैं ना ऐसे आके वो कत्ल कर देते हैं आप। यार ये कैसी कौमियत है, ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा मुल्क है
कि ये एक अब बहरहाल ठीक है, मैं कंपैरिजन जाति वाला कर रहा हूँ, SAFC ऐसी जालिम चीज़ नहीं है, बट जो ड्राइविंग सोच है हमारी कौम की वो यही है कि मावराए अदालत, मावराए कानून, मावराए पार्लियामेंट, मावराए इंसानियत, मावराए दीन एक ऐसा डिक्टेटर होना चाहिए, एक ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो जनाब मतलब अवाम को झंझोड़ के रख दे। मुझे याद है जब मुशर्रफ आए थे हुकूमत में, मुशर्रफ साहब हमारे, वो कोई कहता है गद्दार है, कोई कहता है वो बहुत बड़ा मुहिब वतन था, अल्लाह बेहतर जानता है, वो फौत हो गए। तो एक आदमी ने कहा कि जी मुशर्रफ साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि जो रेस कोर्स पार्क है ना, या रेस कोर्स पार्क था या जिना पार्क था, आई डोंट रिमेंबर, जो बड़ा पार्क जो है लाहौर का, उसमें ना अमीरों को इकट्ठा करें, 100-200 अमीर खानदानों को, और एक दो को और फांसी देना शुरू कर दें एक तरफ से, जब तक वो उगलते नहीं है कि वो कितना माल किसके पास है, काला पैसा कितने पास है। फिर एक को कहते हैं सर फांसी देनी, वो गैलोस देखेंगे और उनके मतलब बिना पतलूनें गीली हो जाएंगी और वो अपना माल सारा हुकूमत के सामने सरेंडर कर देंगे। चूंकि हम ऐसे बिहेव करते हैं, मावराए अदालत, मावराए दीन, मावराए कानून, मावराए कॉन्स्टिट्यूशन, मावराए पार्लियामेंट, तो हमें एक स्पेशल दायरा बनाना पड़ा है इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है इस तरह की इकोनॉमी के अंदर कोई आना नहीं चाहता। तो हमें एक मावराए कानून, मावराए अदालत, मावराए शरीयत, मावराए पार्लियामेंट एक दायरा बनाना पड़ा, ताकि हमारी जो ओरिजिनल हरकतें हैं लोगों को हरासा और थ्रेट करने की, कि हम वो आप लोगों को याद होगा कि जब वो नेक्स्ट कोला वाले अरेस्ट हुए थे, वो अबडक्ट हुए थे, CEO साहब जिनके मालिक हैं, तो मैंने उस वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है पाकिस्तान में, तो पहले लोकल इन्वेस्टमेंट को बाहर धकेलना होगा। खाली जगह पर होती है ना, ये तो नहीं उस तरह कि पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए हो, लोग कारोबार कर रहे हो और अरबों और रुपए आ जाए तो जगह नहीं बचेगी। पहले यहाँ अरबों रुपए को बाहर निकालना होगा मुल्क से, और फिर दूसरों के अरबों रुपए वापस अंदर लेके आने होगा। आप समझ रहे हैं ना क्रोनोलॉजी को, यानी एक लाइफ साइकिल है इसकी पूरी। बहरहाल ये एक मसला, मैं सिर्फ ज़राए तफ़ानन आपको मतलब इस रमज़ान की बरकत से मैं कह रहा गपशप भी हो जाए, हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए। ये 5 जी चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं SAFC ने। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के इस पे फोकस होगा, अल्लाह भला करे आपका। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी IT और ICT टेक्नोलॉजी वगैरह जो होती है। माइनिंग एंड मिनरल्स नंबर 3, नंबर 4 एनर्जी, और नंबर 5 टूरिज्म, इंडस्ट्री एंड प्राइवेटाइजेशन। मतलब क्लम्पिंग थोड़ी ऑड है, बट ये 5 है। अब इसको 1 बाय 1 हम जरा ब्रेक डाउन करते हैं। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के अंदर उन्होंने 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप बिल्डर आना चाहें, आप जॉइंट वेंचर करना चाहें, या आप इन्वेस्टर करना चाहें, यानी आप तीनों ऑप्शंस कर सकते हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप 30 साल के लिए कुछ रकबा लीज कर लें और उसके ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन करें और मुनाफा भी अपने पास रखें, लेकिन आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके ओन पे हैंडल होगी, लेकिन आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। दूसरा ये जॉइंट वेंचर के पाकिस्तानी सरकार के साथ आप इक्विटी हासिल कर लें लैंड की शक्ल में, यानी माल दे के, और इन्वेस्टर पैसे लेके आता है और प्रॉफिट जो है वो शेयर किए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन एलोकेशन ऑफ जो जितनी आपकी इक्विटी है उस एसेट के अंदर। यानी आप 100 एकड़ ज़मीन है, मैं आर्बिट्रेरली कह रहा हूँ, तो उसमें अगर आपका शेयर जो है वो X बनता है, तो उस X के परसेंटेज के हिसाब से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, कि पाकिस्तानी स्टेट फार्मिंग ही कर रही होगी या लाइफ स्टॉक रेजिंग कर रही होगी वो। तीसरी इन्वेस्टर ऑप्शन है कि प्योरली आप पैसा उठा के अपना वो प्रोजेक्ट में डाल दें और वो इन्वेस्टर आपके बिहाफ पे आपको वो आपका रिटर्न परसेंटेज मिलती जाएगी और वो कोई आपको रेशियो दे देंगे। तो बहरहाल आप खुद चला सकते हैं आके, आप JV कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, और आपका जो प्रॉफिट है वो शेयर जब निकल जाएगा तो बकिया प्रॉफिट जो है वो 20% री इन्वेस्ट होगा इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 40% सूबे को मिल जाएगा और 40% आर्मी को मिल जाएगा। सो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है दूसरा जो है इसका फार्मिंग वाले का, वो ये है कि हमने बैरन ज़मीन को एरेबल बनाना, उसको रिक्लेम करना। अच्छी बात, दुनिया जहान में होते हैं प्रोजेक्ट्स। इस बैरन लैंड को रिक्लेम करने के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग की टर्म दी गई है और 4.8 मिलियन एकड़ यानी लगभग 5 मिलियन एकड़ जो है वो सेट असाइड हो गए हैं, और इसमें से अब तक 1 मिलियन, एक्चुअली 0.9 मिलियन, बट रफली 1 मिलियन एकड़ जो है वो ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हुई है, यानी ऑलरेडी इतनी जल्दी। और द न्यूज़ अखबार के मुताबिक ये जो है, इसमें जो कंपनी है, जो इस प्राइवेट कंपनी ने मिलियन एकड़ ली है, उसके 90% शेयर होल्डर जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। ये वो आर्टिकल है, आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर जो ज़मीन है बाय वो KP के, पंजाब और सिंध की, ज़ाहिर बात है हाईवे एक्सेसिबिलिटी को भी देखना है उन्होंने, और बलूचिस्तान के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी है। तीसरा इसके अंदर पहलू लाइफ स्टॉक फार्मिंग का है, उसकी कोई तफसील आपको नहीं मिलेगी, बट ये है कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। तो और चौथा पहलू जो है वो ये है कि 2 लाख एकड़ जो लैंड है चोलिस्तान की, वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हुई है स्पेशली इस काम के लिए।
वो फौज ने SAFC के थ्रू की है उसको लॉन्च करने में, और उस $720 मिलियन का आपका कनाल प्रोजेक्ट उसमें लॉन्च किया कि रेगिस्तान को हम फर्टाइल बनाएंगे, चोलिस्तान डेजर्ट को। ये आप काफ़ी मतलब साल डेढ़ से तो मैं तो सुन रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप लोग भी ड्राइंग रूमों में कब शब सुनते होंगे इसके बारे में। और इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेडी सप्लाई ऑफ ग्रेन यानी अनाज पैदा करना और गल्फ से अट्रैक्ट करना। गल्फ दुनिया भर में अरब ममालिक जो है उनकी ज़मीन इतनी एरेबल नहीं है, तो वो दुनिया भर में ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स बहुत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है अमेरिका के अंदर सॉयल खरीदता है सऊदी अरेबिया, यानी ज़मीन नहीं खरीदता, सॉयल की टॉप लेयर खुदवा के इंपोर्ट करते हैं अमेरिका सऊदी अरेबिया के अंदर, बिकॉज उनको एरेबल सॉयल चाहिए, उनके पास खेती बाड़ी के लिए उस तरह ज़मीन नहीं है, तो उनको सॉयल फिजिकली अमेरिका से इंपोर्ट करनी पड़ी। और फिजिकल पानी भी इंपोर्ट करता है फ्रॉम ग्राउंड वाटर जो होता है फ्रॉम अमेरिका। ये बात आपको सुन के बहुत फनी लगी, बट दिस इज़ रियल। तो अरब जो है वो दुनिया भर के अंदर अनाज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खाने पीने के अंदर। सारी बात है इस वक्त एक फूड और वाटर एंड सिक्योरिटी की बात की जाती है, तो ये कुछ मतलब एस्पेक्ट्स हैं जो मतलब पॉजिटिव भी हैं अगर ये मंशा और ख्वाहिश के साथ की जाती है अवाम की और अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स के। ये जो है चोलिस्तान को रिक्लेम करने वाला, इसका जो कनाल प्रोजेक्ट है चोलिस्तान को रिवाइव करने के लिए, वो $720 मिलियन या 231 अरब रुपए जो बनते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये सबसे कंट्रोवर्शियल रहा है, चाहे सिंध में हो, चाहे पंजाब के अंदर हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो, उसकी कुछ वजूहात हैं। अब इसके लिए ना प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिंध के अंदर। वो कहते हैं कि सीवियर वाटर शॉर्टेज होगी सिंध के अंदर जो ऑलरेडी है, और आने वाले दिनों में ड्राउट भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो आप ये पानी जो है वो खींच के ले जाएंगे तो हम जो है वो मारे जाएंगे। ओवरऑल पाकिस्तान में पिछले सालों में 40% से कम बारिश हुई है ऑन हमारी जो नेशनल एवरेज होती है, और ये 4000 मज़ीद क्यूसेक पानी चाहिए इस चोलिस्तान को रिवाइव करने के लिए। वो कहाँ से आएगा? या वो साउथ पंजाब का पानी रीडाइवर्ट होगा या वो सिंध का पानी रीडाइवर्ट होगा। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ये हमारी फार्मिंग को इम्पॉसिबल कर देगी, और सिंध की जो रिवर लाइफ है ना, जो हमारी रिवर उसमें बेचारा वो मस्कीन इंडस वाटर डॉल्फिन भी है, ये सब ख़त्म हो जाएगा और वाटर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी बन जाएगी सिंध की, और सिंध के अंदर जो हिस्टोरिकल फार्मिंग कम्युनिटी है वो तबाह हो जाएगी। अब इसके अंदर ये आपने ये डैम मेरे सामने है, ये डैम की हमारे वाटर नेटवर्क, अगर आप ये देखें पंजनद बराज की तरफ, ये यहाँ से चिनाब और सतलज को और रावी जहाँ मिलते हैं, फिर ये पंजनद बराज बनता है। ये पंजनद दरिया जो जाके फिर इंडस में बहता है, इससे पहले ही पंजनद बराज पे बन जाएगा आपका डैम, और यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगी चोलिस्तान डेजर्ट की वाटरिंग के लिए ये कनाल। अब ये पानी या डेफिसिट क्रिएट करेगा पंजाब के पानी के अंदर, या ये डेफिसिट करेगा जो फाइनली सिंधु दरिया बह के जाता है सिंध के अंदर, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है ना, सारा ये बह के जाता है। तो ये टोटलिंग के अंदर से जो नुकसान है या साउथ पंजाब की फार्मिंग कम्युनिटीज़ को आएगा या सिंध की ओवरऑल एट लार्ज कम्युनिटीज़ को आएगा। दोनों ड्राउट प्रोन है, दोनों हिस्टोरिकल फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं, दोनों आप कह लें एग्जिस्टिंग ब्रेड बास्केट्स हैं जो पाकिस्तान का गंदम और आलू और चावल और स्टेपल सप्लाईज जो प्रोवाइड करते हैं इस वक्त। तो हिस्टोरिकल एग्जिस्टिंग स्टेपल सप्लाई प्रोवाइडर्स को हम पानी रीडाइवर्ट करके एक नया कॉर्पोरेट फार्मिंग का मंसूबा क्रिएट कर रहे हैं जो मजीद पाकिस्तान के अंदर फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा, बिकॉज ये सारा पैसा जो है वो बाहर का है। तो इन्वेस्टर ये अनाज कहाँ लेके जाएगा? ये सरप्लस क्रिएट करेगा ना, एक्सपोर्ट करेंगे इसको, ये हमें तो नहीं देंगे ना ये अनाज। यानी सऊदी अरब अगर ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुवैत कर रहे हैं, और उन मुल्कों पे भी आ जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार सामने आता है, बट ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो वाले नहीं जिनको फांसी दी थी जाने में। मैं बात कर रहा हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के, जो कि एक्टिविस्ट हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर जेन्युइनली जो कुछ सोशलिस्ट या लेफ्टिस्ट पॉलिसीज़ थी पीपल्स पार्टी की, या ऑर्गेनिक सिंध कौमियत की रिप्रेजेंटेशन थी कुछ पीपल्स पार्टी की, तो वो उसकी उस लेगेसी को ये ओन कर रहे हैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो वगैरह, आसिफा भुट्टो साहिबा और ये सब, तो ये अब रूलिंग एलीट की इस्लामाबाद क्लास में आ गए, कराची क्लास में आ गए। इनका सिंधी को लोगों से वही ताल्लुक है कि ये एक मालिक और ऑप्रेसर के तौर पे, या ये हमारी डीप स्टेट के सफ़ीर हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या इनको ठेके पे सिंध मिला हुआ है, ये एक्चुअली सिंध को ओन नहीं कर रहे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के मतलब चाचा प्रेसिडेंट हैं, कज़न जो है वो मिनिस्टर लगा हुआ है, और वो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, और वो बंदा ऑन ग्राउंड लड़ाई कर रहा था, इन प्रोटेस्ट के अंदर शामिल था एक्टिविस्ट के तौर पे। सारी बात है वो इंडस वाटर डॉल्फिन की वो ज़्यादा बात कर रहा था, लेकिन ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है अनाज का और फूड इनसिक्योरिटी का।
बट फिर भी वो एक पॉजिटिव एक्टिविज्म के अंदर वहाँ इन्वॉल्व थे और वो वहाँ लॉयर्स की, और आप सबने वो विजुअल्स देखे होंगे, मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं सिंध के अंदर। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और जो लोग वहाँ पे लॉयर्स और सिंधी मूवमेंट्स और तहरीकें जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और फ़ौज की यहाँ पे सख्ती और मजबूरी के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, उनके प्रोटेस्ट फाइनली कुछ रंग लाए और पार्लियामेंट और सिंध असेंबली के अंदर ये बिल पास हुआ है कि भाई ये इस पर कोई भी काम, कोई भी तरक्याती काम, कोई डेवलपमेंट जो हो रही है इन कनाल्स के ऊपर जो पंजनत पराज के करीब बन रहे हैं, तो ये रोक ली जाए, बिकॉज ये 1991 के वाटर अपोर्चमेंट अकॉर्ड को वायलेट करती है जिसमें सिंध का पानी का एक्स अमाउंट का हक बनता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इशू ये है कि अब यहाँ जो पंजनत, अब ये बिल तो पास हो गया और देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी ने कुछ शर्म कर ली। और वैसे मैंने आपको बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो है वो बहुत आगे आपको नज़र आए हैं अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो पीपल्स पार्टी ने कुछ शर्म कर ली प्रेशर आके, लेकिन ये प्रैक्टिकली यूज़लेस है, बिकॉज ये जो डैम्स बनेंगे ये पंजाब में नहीं बन रहे होंगे, ये सिंध में नहीं, पंजाब में बन रहे होंगे। तो ये वो एक उसको सुपरसीड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो अपोर्चमेंट की एग्रीमेंट है वो अमाउंट ऑफ वाटर के साथ उसका ताल्लुक है, प्रपोर्शन ऑफ वाटर के साथ ताल्लुक है, लेकिन कुछ ना कुछ जिगरी पोगरी अब ये की जाएगी। अब पंजाब के अंदर ये देखना बाकी है कि पंजाब के अंदर कोई प्रोटेस्ट मेजर मूवमेंट चले जो प्रेशर करे नून लीग की गवर्नमेंट को, जो बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी हुई है जब स्टेट के मामला आते हैं, उसमें अपनी कौम की बिल्कुल नहीं सुनते, अपनी आवाम की बिल्कुल बात नहीं सुनते, ख़ासतौर पर रूरल पॉपुलेशन की। तो ये इसका एक बाईपास बनता है। तो पीपल्स पार्टी की जो कुछ अभी असेंबली से मजम्मत आई भी है, ये प्रैक्टिकली यूज़लेस है और ना होने के बराबर है। और मैं दोबारा रिपीट करूँगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग कॉम्प्लिसिट हैं इस बदमाशी के अंदर और बड़े खुश हैं इस डील मेकिंग के साथ। ये अब जाके सिंध असेंबली ने ये फैसला किया, हालांकि फौज कब के अनाउंस करके इन प्रोजेक्ट पे काम कर रही, चुलिस्तान वाला प्रोजेक्ट पे तो माशाल्लाह से साल 1.5-2 साल से काम चल रहा है, तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो पीपल्स पार्टी मच लाइक नून लीग इस वक्त वो गूंगे शैतान बन के, आप कह लें कुछ शैतान नहीं बल्कि एक्टिवली दे आर बेनिफिशरीज इस सारे प्रोसेस के, और वो सब मजे लेना चाह रहे हैं। और इस पावर रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग पावर बेस सिंध की उसकी कमर टूट जाएगी। ये भी एक पहलू है जो आपको समझना पड़ेगा कि जो जागीरदारा निज़ाम है सिंध के अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर लंबी डिबेट करेंगे, बट वो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल पावर की एक ब्रोकरेज का कॉरिडोर है, उसकी कमर टूट जाएगी। साउथ पंजाब की भी कमर टूट जाएगी। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो अर्बन पॉलिटिक्स के अंदर आ गए उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है ये, यानी एक लैंड, टेल मी हाउ टू डू लैंड रिफॉर्म विदाउट डूइंग लैंड रिफॉर्म, कमर तोड़ दो लोगों की। और अब ये बड़ा मेस्ड अप किस्म का लैंड रिफॉर्म होगा, ये रिवर्स चलेगा, इसमें कंसोलिडेशन रादर देन कि अवामी स्प्लिट आए, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सबसे कमज़ोर किसानों को होगा और मज़ीद अब कंसोलिडेशन होगी। तो यानी अगर पहले नून लीग को पंजाब में 100 ज़मींदार संभालने होते होंगे तो उनको अब सिर्फ 50 संभालने होंगे, जो बड़े बच जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मैं आर्बिट्ररली आपको ये कह रहा हूँ, मैं तो यानी मैं कोई स्पेसिफिक नंबर्स को देख के नहीं कह रहा, बट सिंध में और पंजाब में पीपल नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुश्तान इसलिए बने हुए बिकॉज वो अर्बन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत डीपली आ चुके हैं, वो पावर कॉरिडोर के थ्रू पॉलिटिक्स करते हैं, यानी इस्लामाबाद और पिंडी के जरिए पॉलिटिक्स करते हैं। वो एक्चुअली उनको रूरल वोट की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती, और प्लस जितनी लैंड की कंसोलिडेशन होगी, जितनी छोटी होल्डिंग्स टूटेंगी और छोटा किसान टूटेगा और बड़ी कॉर्पोरेट या मोनोपोलिस्टिक इंटरेस्ट आएंगे लोकल, तो उतना आसान होगा कि आप वहाँ पे वोट खरीदना और वहाँ पे एक माहौल को सीधा करना आपके लिए पंजाब और सिंध के अंदर। तो ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। अब असल मसला क्या है, SIFC की बाकी तफासील जो है IT की, और वो आई लीव टू द स्टेट, आई ट्रस्ट गवर्नमेंट, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन द लास्ट 60-70 years, तो आई हैव नो वरीज अबाउट SIFC, अल्हम्दुलिल्लाह, स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्राउड स्ट्रॉन्ग। मैं आपको बताना चाहता हूँ SIFC का जो, और ये पानी का मसला, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने असल मकसद से हट गए हैं। वो क्या है, इंडिया से अपना पानी और ज़मीन की विरासत का जो हक़ है मुसलमानों का, वहाँ पे अमन में रहें। और मैं नहीं कहता हम खोलें उनका मुल्क उनसे, ये इम्पॉसिबिलिटी है आज के जदीद दौर के अंदर, बट वहाँ पे इंश्योर करना कि मुसलमान अमन में रहें और यहाँ की अक़लियतें भी अमन में रहें। ये पानी का मसला इंडिया ने क्रिएट किया हुआ है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम ये अपने लोगों को पनिश कर रहे हैं, तो इंडिया के ख़िलाफ़ तो हम कोई इंसर्जेंसी नहीं चला रहे, कोई ग्रैंड स्ट्रेटजी नहीं चला रहे, इनफैक्ट डिप्लोमेटिकली भी बिल्कुल हम फुस पड़े हुए उनके सामने। तो ये डंडे जो आपने बरसाने हैं, ये पंजाबियों पे भी बरसाने हैं, ये सिंधियों पे भी बरसाने हैं आपने, ये बलोच भी बरसाने हैं, या पश्तून भी बरसाने हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है SIFC की, और ये प्रॉब्लम है हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की सोच की। हम हैं जानवर, हमें अपनी उसका भले का पता नहीं है, हमें नहीं पता कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे बेनिफिट और बेटर करना है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जो गल्फ़ में बैठी हुई हैं, जो अमेरिका और यूरोप में बैठी हुई हैं, उनको बेहतर पता है। और उनकी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि अब तक
इस सब हरक्यूलियन एफर्ट के बावजूद क्या हासिल किया उन्होंने? अब तक जो हमें वादा हुआ है इतने बड़े जतन करने के बावजूद, हमें दुबई ने 10 बिलियन कमिट किया एज ऑफ मई 2024। 2025 आ गया, किधर है? मेरी बर्थडे होती है मई में, आया खड़ा है, किधर है? नवंबर 2023 के अंदर कुवैत ने हमें प्रॉमिस किया था 10 बिलियन, 2025 आ गया, कहाँ है? सऊदी ने 5 बिलियन कहा था और कहा था कि 2030 तक ये 25 बिलियन डॉलर बन जाएंगे। पाइन 2025 खड़ा है, कहाँ है? और फरवरी में 17 की फरवरी 2025 में अजरबैजान ने कहा था कि 2 बिलियन हम SAFC के थ्रू देंगे। अजरबैजान मेरा ख्याल है अभी ये जो है वो थोड़े और आर्मीनियन मार ले, थोड़ा और जुल्म कर ले, और फिर शायद वहाँ से फुर्सत मिले तो शायद हमें ये पैसे वो दे दे। ये पैसे कब पहुंचेंगे, क्या होगा, ये एक फैंटेसी है। इस फैंटेसी की तनकीद पे मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा, इससे पहले मैं इकोनॉमिस्ट के रखना चाहूँगा ये बातें। आप अब मुझे बताएं, सिंधो देश और सिंधी नेशनलिज्म की तहरीक कुछ अब नज़र आया कि हमारी रियासत खुद कुछ इंटरेस्टेड है इन तमाशों खेलों के अंदर? यानी अब पंजाबी नेशनलिज्म, सराइकी नेशनलिज्म कुछ नज़र आती है कि यार ये तो बड़ा इनके लिए कन्वीनियंट एक खेल है, यानी हम आपस में खेलें। हम सूबाई लेवल पे या नेशनल लेवल पे हमारे पास कोई ताकत ही ना हो, नेशनल लेवल पे SIFC ऐसे इदारे हों जो हमारे लिए एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने के लिए तैयार हों, और एक्चुअल लोकल लेवल के ऊपर हम एथनिकली और लिंग्विस्टिकली लड़ाई करते रहें अपनी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कौमियतें सेलिब्रेट नहीं होनी चाहिए, या सिंधी लोगों का अपना हक नहीं है, या बलोच लोगों का अपना हक नहीं है, पंजाबी लोगों का अपना हक नहीं है, सराइकी लोगों का अपना हक नहीं है, सो ऑन। अपनी अपनी कौम का, हर कौम का एक हिस्सा और हक है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये जो एथनिक स्ट्राइफ जो क्रिएट की जा रही है आर्टिफिशियली, कुछ ऑर्गेनिकली, कुछ रियल है, कुछ आर्टिफिशियल है, इसके अंदर कुछ फॉरेन इंटरेस्ट हैं, कुछ फॉरेन कूतों का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जो डिस्टेबलाइज होए, और हमारी रियासत के अंदर एक एलिमेंट है जो इस एक्सप्लॉयटेशन, जो इस केओस को एक्सप्लॉयट करता है और इस केओस के मज़े उठाता है, और फिर वो ऐसे जाके बना के टॉप डाउन सारे पैसे को भी हैंडल करता है। यानी कोई भी प्रॉफिट आएगा तो उसका जो हिस्सा इन्वेस्टर को मिल जाएगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर को मिल जाएगा, उसके बाद 40% प्रॉफिट जो है वो फौज को जाएगा, क्योंकि उन्होंने फैसिलिटेट किया सारी चीज़ को। ये दुनिया के मतलब किस मुल्क में होता है ऐसे कि फ़ौज जो है वो ऐसे फैसिलिटेशन फ़ीस लेती है? मुझे नहीं नज़र था कि मतलब ये होता है, वैसे ये भी बात नहीं है। यू नो व्हाट होता है एक्चुअली, दुनिया के काफ़ी मुल्कों में होता है। बट आर दे कंट्रीज वी वांट टू बी लाइक इज़ द रियल क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ बीइंग, एक्चुअली यू नो व्हाट, दिस इज़ अ वे ऑफ बीइंग। यू कुड बी एन आर्मी जो इस तरह से कंट्रोल करती है इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स को। दुनिया में मुल्क हैं, एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करती हैं, बट क्या वो मुल्क बनने लायक हैं, टू बी बिकम लाइक देम, वो वर्थ इट है? ये असल सवाल है। हमने कैसा मुल्क बनना है? बहरहाल हम जैसा मुल्क बन चुके हैं वो तो अनलिवेबल है ही है, और उसके मज़े तो हम उड़ा ही रहे हैं, मैं और आप। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम क्या बनना चाहते हैं हमारी नस्लों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, तो वो असल सवाल है। तो ये है जनाब, क्लोजिंग में बात ये है कि क्या इसकी इकोनॉमिक्स कैसी है, मैं उस पर ज़्यादा तफसील में क्यों नहीं गया, हालांकि हमारी रिपोर्ट के अंदर था द एक्चुअल पॉलिसीज और उनकी पर तनकीद और कुछ इकोनॉमिक्स के क्लेम्स वगैरह वगैरह। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस इज़ नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ के हमने शीट्स बैलेंस किए कि नहीं है, दिस इज़ अ मॉरल पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये माशरती मसला है, हमारी इजाज़त के बगैर, हमारे से पूछे बगैर सब कुछ हो जाता है इस मुल्क के अंदर। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, हमें बताया नहीं जाता, हमारी पार्टिसिपेशन को कंसिडर नहीं किया जाता। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, ये बना बिजनेस बे, CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, इसके लिए स्पेशल रोड्स बनी, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कहाँ थी इसकी पब्लिक पार्टिसिपेशन? यानी आपको मेमो आया था, आपको ईमेल आया था? यानी मुझे पता था, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ ना, बट इफ़ यू आस्क एनी एवरेज पर्सन दे हैड नो आइडिया व्हाट द हेल दिस वाज। अब ये एक छोटा सा जुज़ है हमारे शहर के दिल का, फिरोजपुर की एंट्री है, ये गुलबर्ग की है, यहीं से आप मॉल टाउन का रुख करते हैं, ये बहुत एक सेंट्रल एरिया है। बट जैसे हमारी पार्टिसिपेशन कोई नहीं है इन पब्लिक अफेयर्स, हमारी पार्टिसिपेशन कोई नहीं है। एक शहर लेवल की बात कर रहा हूँ यार, हमें नहीं पता होता क्या हो रहा है, नॉट बिकॉज हमारा दिल नहीं है जानने का, ये बाकायदा ऑब्सक्योर करते हैं, इस डेटा को छुपा के रखते हैं। आप मुल्क भर में जो हो रहा है वो, उसमें क्या हमारा हिस्सा है, उसमें क्या हमारा हिस्सा है? तो ये मामला मेरी अभी भी प्रेडिक्शन है, SIFC कामयाब नहीं होगा। ये मेरे को बददुआ नहीं दे रहा, कोई मैं ख्वाहिश नहीं कर रहा कि पाकिस्तान नाकाम हो। ये पाए इन द स्काई प्रोजेक्ट्स होते हैं यार, ये इस तरह वर्क नहीं करते, इस तरह वर्क नहीं करते। सस्टेन्ड पॉलिसीज आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। अगेन शायद उसके लिए जो 10 साल और 5 साल वाला ये शायद मामला हो सकता है,
बट आई डोंट थिंक सक्सेसफुल होगा इवन अगर इम्प्लीमेंट हुआ है, बिकॉज अगर आप रीडाइवर्ट करेंगे, अगेन ये सारी चीज़ें अब गोरों को समझ आ रही हैं, हिस्टोरिकल फार्मिंग कम्युनिटीज़, उनकी टेक्निक्स, उनकी समझ बूझ, ज़मीन की क्वालिटी वगैरह वगैरह, ये सब उनको अब समझ आ रहा है गोरों को। कॉर्पोरेट फार्मिंग से अब वो पछता रहे हैं, मैस स्केल कॉर्पोरेट प्रोडक्शन से वो पछता रहे हैं, ज़मीन तबाह कर दी उन्होंने, ज़मीन तबाह कर दी। बहरहाल मैं ये सब फिर फार्मिंग कम्युनिटीज़ जिस सब रिस्ट्रक्चर होती हैं रैपिडली, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं कोई सिंपल मिसाल देता हूँ, अगर सिंध और साउथ पंजाब में से एक या दोनों का कुरा निकल आता है कि सॉरी भाई आप बली के बकरे हैं। डिट्रॉयट का सुना है कभी नाम? डिट्रॉयट अमेरिका की कार मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन थी, और जब डिट्रॉयट में से कार मैन्युफैक्चरिंग जब डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ, कैन यू इमेजिन दिस वर्ड डी इंडस्ट्रियलाइज, यानी एक शहर पूरा अमेरिका का डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ, और वो न्यूयॉर्क के मुकाबले का शहर था, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो डीसी के मुकाबले का शहर था। दिस वाज वन ऑफ द प्रीमियर सिटीज़ अमेरिका के अंदर, और सारी गाड़ियाँ फोर्ड, शेवरले सब बनती थी। डिप्रेशन आया, इकोनॉमी क्रैप्स की, उन्होंने वहाँ से उसको डी इंडस्ट्रियलाइज किया, इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट किया, चाइना में प्रोडक्शन लेके गए, मैक्सिको में लेके गए, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी उन्होंने। डिट्रॉयट के अंदर 2008-9 में जो लोग Eminem के गाने सुनते थे उनको अंदाजा होगा कि डिट्रॉयट क्या था। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, बाय द वे Eminem और सारा रैप फिनोमेनन जो है 2090 का, गरीब लोगों की जो मतलब एक वो थी, वो रैप और म्यूज़िक में रिप्रेजेंट, हिप हॉप में, उस टाइम पे एक जोक हुआ करता था कि डिट्रॉयट के अंदर ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो DVD प्लेयर से चीपर हैं। ये बात फैक्चुअली ट्रू थी, यानी टू परचेज ऑन कैश ऐसे फ्लैट थे डिट्रॉयट के अंदर जो DVD प्लेयर से सस्ते थे। यानी DVD प्लेयर 8, 10, 12 हज़ार, 20 हज़ार का ही होता था ना, तो पाकिस्तानी रुपए उस ज़माने के 10-20 हज़ार रुपये के अंदर डिट्रॉयट के अंदर फ्लैट मिला करते थे। और ये मैं वो कहानी नहीं सुना रहा आपको जो आपके दादाजी सुनाते हैं कि ये फ्लैट मेरे पास होता था, ये ज़मीन मेरे पास होती थी हाईवे वाली, और मैंने बेच दी 6 रुपये की और आज 12 रुपये की है। मैं आपको फैक्ट सुना रहा हूँ, आप ये गूगल कर सकते हैं। क्यों? डिट्रॉयट जब इंडस्ट्रियलाइज हुआ था तो पूरा डिट्रॉयट एक कियोस्क करने चला गया था, मैस फ्लाइट हुई थी कैपिटल की, पैसे की, अमीर लोगों की, पीछे क्राइम और लॉलेसनेस क्रिएट हुई थी, वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट्स ऑन अर्थ, वन ऑफ द हाईएस्ट गैंगस्टरिज्म रेट्स, सब देख लें जाके। आप डी इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं, आप डी एग्रीकल्चरलाइज कर रहे हैं एक इलाके को पोटेंशियली पानी का रुख मोड़ के। बी आर गेस्ट। ऐसे मुल्क नहीं चलते होते। SAFC का खाना इस मुल्क को नहीं खाने को मिलेगा, हमें यूक्रेन का आटा मिलेगा, हमें ये एक्सपोर्ट ग्रेड आटा नहीं मिलेगा, हमें इंपोर्ट ग्रेड यूक्रेनियन आटा मिलेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान अपने एसेट्स को अंडर वैल्यू करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी डील्स के लिए बेच रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद इसी मुल्क से है। दुआ करनी है आपने पाकिस्तान के लिए रमज़ान में, और यार अवेयरनेस बढ़ा दो अपनी, हर चीज़ में आपके पास जवाब होना चाहिए। जहाँ बड़ा आदमी नज़र आए उसको सर ये गलत हो रहा है, ब्यूरोक्रेट को समझाओ, अल्लाह रसूल के वास्ते दो, फौजी हजरात को जो आपके रिश्तेदार हैं अल्लाह रसूल के वास्ते दो। ये बातें ऊपर तक पहुँचेंगी, हम वरना मर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बचेगा। वरना सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, फौजी हजरात को समझाया करें, हाथ बांध के समझाया करें कि सर अकीदतमंदी के साथ हजूर मैं कह रहा हूँ ये मर जाएंगे हम। अभी उल्टा ना कीजिएगा जो हमेशा हम करते हैं हमारी कौम में, ऐसा कोई रिवॉर्ड सिस्टम आता है तो हम सब दौड़े चलते हैं कि यार इसने बता दिया, अब मैं अपने फुप्पो को पूछूँ कि उनके जो बड़े चाचू हैं वो कर्नल साहब हैं या फलाने जो हैं वो AC साहब लगे हैं, उनसे पता करूँ कि मुझे कैसे मिल सकता है इसमें कोई ठेका। ये मत शुरू कर देना, ना करोगे हुकूमत को तो वो डरेंगे, वरना ये सब स्कीमें सुन के हम दौड़ पड़ते हैं। ना यार, हम ऐसे थोड़े हुए हैं, मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द डॉग दैट बाइट्स द हैंड दैट फीड्स इट, यानी जैसे वो पावला कुत्ता होता है, वो उसको रोटी ना डाले तो उसी का हाथ चबा जाता है मालिक का। वो ये ना करो यार, ये ना करो, दौड़ते हुए मत जाओ इन स्कीमों की तरफ। सवाल पूछना है उनसे, ये नहीं कहना, ये सवाल नहीं पूछना कि सर CBD का 1 विंडो कहाँ पे है, आपने ये सवाल पूछना है सर ये क्या कर रहे हैं। बाकी दुआ करें मुल्क के खुदादाद के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान का ब्रेड बास्केट है, पंजाब और सिंध, पूरे हिंदुस्तान का हज़ारों साल से, और आज यहाँ पे आटा महंगा है। सोचने वाली बात है, शायद SAFC इसका हल है।